हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 72। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 71 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सबने अब तक पढ़ा था। रुद्र ने निहाल की तरफ देखकर कहा कि निहाल, वृंदा पर अटैक हुआ है। और ये सुनते ही पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। रुद्र अपना फ़ोन पॉकेट में रखता हुआ बोलता है कि नील, तू मेरे साथ चल। तो रुद्र भी आगे आगे चल दिया और फिर नील, निहाल और शुभ भी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। चारों ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जब रुद्र अभी वृंदा के गेट के बाहर खड़ा था तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। वृंदा अभी बेड पर बैठी थी और सब वृंदा के आसपास में ही खड़े हुए थे। वृंदा भी कुछ बोल नहीं रही थी। रुद्र वृंदा के पास स्टूल पर बैठा था। रुद्र ने वृंदा के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर कहा कि कैसे हुआ ये सब, किसने किया है। तो वृंदा अब काफ़ी हद तक ठीक थी। तो वृंदा बोलती है कि दो आदमी थे। जब मैं कमरे में आई तो एक ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और एक मुझ पर चाकू से मारने की कोशिश करने के लिए आगे आया। मैं बड़ी मुश्किल से उनसे फाइट कर रही थी। उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा मारा और फिर मैं भागते हुए मेन गेट की तरफ आ गई और तभी उनमें से किसी एक ने पीछे से मेरे चाकू मार दिया जो मेरे पेट पे आके लगा। वीरू भी अब वहीं पर खड़ा हुआ था और जैसे जैसे अभी वृंदा अपनी बातें बता रही थी तो वीरू की भौएं भी गुस्से से तनी जा रही थी। तो वीरू ने अपने मन ही मन ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो उन लड़कों को तो कभी नहीं छोड़ने वाला, उन्हें जान से जरूर मार देगा। रुद्र ने अभी वृंदा के हाथों को रब करते हुए कहा कि वृंदा, तुम टेंशन मत लो, आज से तुम अकेली नहीं रहोगी। वैसे भी तुम वीरू से शादी करने वाली हो ना, तो तुम जय के घर में अब शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। इस पर वृंदा ने कहा कि मैं वीरू से शादी नहीं करूँगी रुद्र, आज शाम को मेरी फ़्लाइट है, मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। मेरी तबीयत इतनी भी अब ख़राब नहीं है कि मैं फ़्लाइट ना ले सकूँ, इसीलिए मैं आज यहाँ से चली जाऊँगी। मेरा और वीरू का कोई भी रिश्ता नहीं है, कल रात ही ख़त्म हो गया था और अब मुझे इस रिश्ते को आगे भी नहीं बढ़ाना है। और ये सुनते ही एक दूसरे को सब देखने लगते हैं। सब काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। तो रुद्र ने भी जय की तरफ देखा तो जय ने भी वृंदा और वीरू के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ सबके सामने बता दिया था। और जैसे जैसे जय सारी बातें बता रहा था वैसे वैसे वृंदा का रोना और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो जिया भी लगातार वृंदा को संभाल रही थी, लेकिन वृंदा का तो रोना अभी भी कम नहीं हुआ था। पूरी बात सुनने के बाद रुद्र को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में अभी वीरू के ऊपर हाथ उठाने ही वाला था और तभी नील ने उसका हाथ पीछे से पकड़कर कहा कि रुद्र, दिमाग खराब है क्या तेरा, तू वीरू के ऊपर हाथ उठाएगा। वीरू की शक्ल ही बता रही है कि इस वक्त उसे कितना ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। ऊपर से तू भी अपना गुस्सा इसी पर निकाल रहा है। पागल हो गया है क्या? ये पता कर कि वृंदा पर अटैक किसने करवाया है और फिर ये सारा का गुस्सा उन लड़कों पर ही निकाल जिन्होंने वृंदा को मारने की कोशिश की है। समझा? तू पहले उन लड़कों का पता लगवा। तो रुद्र भी अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोलता है कि उन्हें तो मैं जान से मार ही दूंगा, लेकिन ये वीरू, इस वीरू को किसने कहा था? इसने क्या सोचकर वृंदा के साथ ब्रेकअप कर लिया? ये खुद को समझता क्या है? अगर इसे मेरे बारे में जानने की इतनी ही ज़्यादा जल्दी थी तो सीधा सीधा आकर मुझसे ही पूछ लेता ना कि मैं ही रुद्र हूँ या फिर नहीं। अपना गुस्सा वृंदा पर क्यों निकाला इसने? इस पर जय ने कहा कि सर, आपसे पूछने की तो इसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी, इसीलिए तो इसने अपनी सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन अपने ही रिश्ते पर निकाल दी, सारा गुस्सा वृंदा पर निकाल दिया। इसमें अकल नाम की बिल्कुल चीज़ ही नहीं है। अगर अकल होती तो ये कभी ऐसा ना करता। मुझे तो समझ नहीं आता कि वृंदा ने इसमें देखा ही क्या जो इस गधे को अपना दिल बैठते बैठी इससे प्यार कर बैठी। तो वीरू अभी सर झुकाकर सबके सामने खड़ा था और वृंदा के आंसू अभी भी रुक नहीं रहे थे। सब चाहते थे कि वृंदा और वीरू की शादी हो जाए, लेकिन वृंदा अब इस रिश्ते को अपनाना नहीं चाहती थी। वो वीरू से शादी नहीं करना चाहती थी। तो वीरू के जरा सा एटीट्यूड ने इस रिश्ते को मार दिया था। तो रुद्र ने अभी फिर से वृंदा को देखकर कहा कि वृंदा, ये तुम्हारी जिंदगी है। अगर तुम वीरू से शादी नहीं करना चाहती हो तो हम में से कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, कोई नहीं कहेगा तुम इससे शादी करो। बस इतना कहूँगा कि वीरू को अपने किए पर अब बहुत ज़्यादा पछतावा
पछतावा तो हो रहा है। अगर एक बार उसे माफ़ कर दोगी तो शायद तुम दोनों आगे चलकर साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। एक बार सोच ज़रूर लेना। अब नील ने भी वृंदा को समझाते हुए कहा कि वृंदा, अगर तुम कहोगी तो 2 चांटे मैं अभी के अभी वीरू को मार दूंगा। लेकिन एक बार वीरू की शक्ल तो देखो ज़रा, सूखा हुआ आम हो गई है। कितना प्यार करता है वो तुमसे। मगर फिर भी अब जो भी तुम डिसीज़न लोगी हम सब उसी को ही मान लेंगे। हम में से कोई भी तुम्हें किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करेगा। शुभ भी आगे आया और उसने भी वृंदा को देखकर कहा कि वृंदा भाभी, ओह सॉरी वृंदा दी, मुझे नहीं पता था कि वीरू को दादी का चांटा खाकर भी अकल नहीं आएगी। हम सबको तो दादी का चांटा खाकर तुरंत ही अकल आ जाती है, मगर पता नहीं वीरू भैया को अकल क्यों नहीं आई है। मगर फिर भी एक बार आप वीरू भैया को माफ़ करने की ज़रूर सोचना। तो सब अभी वृंदा को ही समझा रहे थे, तो निहाल भी अब आगे आकर बोलता है कि वृंदा, ये सब बारे में तो हम लोग बाद में सोचेंगे, मगर हम अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। अगर तुम जय के घर पर शिफ्ट नहीं होना चाहती हो तो तुम हमारे साथ प्रताप हाउस में चलो, तुम वहाँ पर सेफ्ट हो जाओगी, वहाँ पर तुम सेफ रहोगी। तो रुद्र और नील भी अब निहाल की बात से एग्री हो गए थे। तो वृंदा बोलती है कि मैं इंडिया छोड़कर जा रही हूँ। एक ही बात मैं कितनी बार बताऊँ तुम सबको, मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना है, और ना ही आप सबके साथ, और ना ही वीरू के साथ, ना जय भैया के साथ, ना ही जिया दीदी के साथ। मुझे अब किसी के साथ भी नहीं रहना है। मैं खुद अकेली रहना चाहती हूँ। मैं अब तक तो अकेली रहती आई हूँ ना, आगे भी अकेली ही रह लूँगी। कहते कहते अभी वृंदा की आंखें फिर से भर आती हैं। जिस बात को अब वीरू हल्के में ले रहा था, वृंदा के लिए वो बात बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। तो वृंदा को अब सच में प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और फिर वीरू ने उसे प्यार देते हुए भी नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद ऐसे ही बात करने के बाद जिया ने कहा कि आप सब बाहर चले जाओ ना, वृंदा को अब आराम करना चाहिए, उसकी तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। अभी सब एक एक करके वृंदा के कमरे से बाहर चले गए थे। तो रुद्र ने अभी एक बार घूर कर वीरू को देखा, और फिर वीरू ने अपनी पलकें झुका ली। अभी सब कोई कॉरिडोर से होते हुए सीधा हॉस्पिटल से बाहर आ गया था। तो नील अभी सबसे पीछे था। तभी वीरू ने नील का हाथ पकड़ लिया था। वीरू के हाथ पकड़ने से अभी नील भी रुक गया था, और फिर उसने पलट कर देखा, वीरू से ही देख रहा था। नील ने धीरे से कहा कि ये हाथ नील का है, वृंदा का नहीं है, जाकर उसका हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होगा। इस पर वीरू ने थोड़ा सा उदास मन से कहा कि सर वो चली जाएगी, प्लीज़ उसे रोक लीजिए ना, मैं उसके बिना अब नहीं रह पाऊंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं उसे कैसे समझाऊं। ओ मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, तो जाना भाई, खुद रोकना उसे, मुझे क्यों कह रहा है रोकने के लिए। नील ने भी अभी वीरू को चिढ़ाते हुए कहा। तो इस पर वीरू बोलता है कि सर प्लीज़ रोक लीजिए ना उसे, आपकी बात ज़रूर मान जाएगी, वो मेरी बात नहीं मानेगी। मैं सच में कल रात से इस कॉरिडोर में ही बैठा हुआ हूँ, लेकिन वो तो मेरी शक्ल से भी नहीं देखना चाहती है, नफरत करती है मेरी शक्ल से भी। इस पर अब शुभ, जो कि नील से थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ था, नील के पास आकर बोलता है कि तो वीरू भैया, बाबा बनकर जाओगे तो कौन ही लड़की तुम्हारी शक्ल देखेगी। ज़रा थोड़ा सा स्मार्ट बनो, थोड़े से स्मार्ट बनोगे तभी तो कोई देखेगी ना। जेल वेल से बाल सेट करो, परफ्यूम मारो, एक हैंडसम बंदे की तरह जाओ, तभी वृंदा के सामने जाओगे तो शायद वो तुम्हें देख लेगी। तो वीरू बोलता है कि शुभ प्लीज़ मजाक मत कीजिए, सच में मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है, मुझे अब बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है अपने किए पर। लेकिन वृंदा तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती है, तो मैं उसे कैसे समझाऊं, मैं उसे माफ़ी भी कैसे मांगूंगा अब। तो नील ने भी अपना हाथ वीरू की गर्दन पर लपेटते हुए कहा कि यार, ये जो लड़के होते हैं ना, उनकी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जब लड़कियां उनके पीछे पीछे भागती हैं तब ये आगे आगे भागते हैं, और जब लड़कियां इनसे दूरी बना लेती हैं तब ये लड़कियों के पीछे पीछे भागते हैं। तेरी भी हालत अब कुछ कुछ ऐसी ही हो गई है ना। चल ठीक है, सोचते हैं तेरे बारे में, तेरा भी कुछ सल्यूशन निकालते हैं, क्यों छोटे शेर। तो वीरू बोलता है कि सर मैं क्या करूं, आप ही बता, वैसे कैसे रोकूं मैं उसे। इस पर नील को थोड़ी हंसी आ गई थी। उसने वीरू की तरफ देखकर कहा कि थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती कर, थोड़ी बहुत मनमानी कर, और थोड़ी बहुत मस्ती कर। तो सर मैं किसके साथ करूं ये सब, आप ही बताइए मैं क्या करूं अब। तो वीरू ने बहुत ही इनोसेंट होकर पूछा था। तो शुभ ने तो अपने सिर पर हाथ मार लिया था, और फिर नील ने अपना हाथ बांधकर गुस्से में घूरकर कहा कि साले मेरे साथ कर, और किसके साथ, अबे वृंदा के साथ ही करेगा ना, और किसके साथ करेगा तू। वीरू भी अपना सिर खुजाते हुए बोलता है कि सर मैं कुछ समझ नहीं पाया, प्लीज़ आप कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा सफाई से बताइए। इस पर नील ने कहा कि मैं कहना चाहता हूँ कि जब लड़कियाँ
लड़कियां प्यार से नहीं मानती है ना तो ज़बरदस्ती से मान जाती हैं। तुम भी अपनी वृंदा के साथ हल्की फुल्की सी ज़बरदस्ती करो, फिर वो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, ज़बरदस्ती उतनी ही करना जिससे वृंदा को खुशी हो, ना कि इतनी कि तुम्हारे गाल पर वो खींच कर एक चांटा मार दे। समझ गया ना? वीरू को तो अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नीलू से क्या करने के लिए कह रहा था। शुभ को तो अब काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। इन मामलों में वीरू थोड़ा सा पिछड़ा हुआ था, तो वीरू की हालत अब शुभ समझ रहा था। शुभ ने फिर भी वीरू के कान में कुछ जाकर कहा और फिर वीरू को अब जब सब कुछ समझ में आ गया था तो नील उसे क्या कहना चाहता है, तो फिर अभी शुभ और नील दोनों ही वहां से चले गए थे। इधर नील और शुभ का इंतजार निहाल और रुद्र जो पार्किंग में कर रहे थे। रुद्र कब से बड़बड़ा रहा था। जब नील और शुभ वहां पर आए तो रुद्र बोलता है कि समझ में आया क्या वीरू को कि वृंदा को कैसे पटाना है। तो शुभ ने अभी अपने बालों में हाथ मार कर कहा कि अरे नील भैया से कहाँ सिखाया जाता है, मैं सिखा कर आया हूँ रुद्र भैया की, मैं उन्हें बता कर आया हूँ कि कैसे पटाते हैं। तो वैसे अभी वीरू भैया हैं बहुत ज़्यादा शरीफ। इस पर निहाल ने अभी शुभ के बालों को हिलाते हुए कहा कि साले तू तो शरीफ नहीं है ना। तो चारों भाई को अब हंसी मजाक करते हुए फिर वो चारों ही वहाँ से निकल जाते हैं। चारों सीधा ऑफिस गए थे। रुद्र जब ऑफिस गया तो पूरा स्टाफ अभी रुद्र का वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ था। अपने सारे स्टाफ को देखकर रुद्र के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई थी और दिल में बहुत ज़्यादा सुकून आ गया था। स्टाफ में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम किया करते थे और सारे एम्प्लॉयज़ के चेहरे पर खुशी थी और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के चेहरे पर बेबसी थी, क्योंकि अब उनकी बैंड बजने वाली थी। अब रुद्र उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाने वाला था। तो रुद्र अभी अपने कैबिन में आया और उसने अपना हाथ अपनी चेयर पर रखा। जैसे ही उसने अपना हाथ अपनी चेयर पर रखा तो शुभ की हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वो जोर जोर से हंसने लगा। तो शुभ अभी हंसते हुए बोलता है कि इस चेयर ने ही तो आपको पकड़वा दिया था ना भैया, वरना मैं तो आपको कभी पकड़ ही नहीं पाता। तो रुद्र ने अब हल्का सा शुभ के गाल पर मार कर कहा कि और इस चेयर की वजह से ही तो तूने मेरी किट्टू को दुनिया भर की बातें सुना दी थी ना, बोल। तो शुभ अभी कमर पर हाथ रखकर बोलता है कि हाँ हाँ, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था ना कि मेरे भाई की चेयर पर अभी कोई और आकर बैठ जाए। अभी कोई भी होता तो आपको कैसा लगता, बोलिए। इस पर अभी रुद्र ने कहा कि अब बस मुझे ज़्यादा इमोशनल मत कर, वरना मैं तुझे ना अभी एक गाल पर लगा दूंगा। इधर दूसरी तरफ नील निहाल का भी अपना ही चल रहा था। तो नील अभी अपने कैबिन में बैठा हुआ था और निहाल उसके बिल्कुल सामने वाली चेयर पर बैठा था। नील ने कितनी ही बार अभी निहाल को वहां से जाने के लिए कह दिया था, लेकिन निहाल अभी टस से मस भी नहीं हुआ था। तो निहाल बोलता है कि अब तुझे सब कुछ याद आ गया है ना, तो आज से हम काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि बहुत सारी बातें करेंगे एक दूसरे के साथ। इस पर नील ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा कि क्यों, किस खुशी में बातें करेंगे, हम दोनों काम करने दे मुझे, समझा। वैसे भी ये बहुत ही अच्छा मौका है सोमनाथ को हराने का, अब वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। तभी शुभ अभी कैबिन में आता है और फिर शुभ के पीछे रुद्र भी आ गया था। तो शुभ बोलता है कि अरे भैया, जीजू बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज काम करने का मन तो बिल्कुल नहीं है मेरा भी, चलो ना बातें करते हैं आपस में बैठकर। तो रुद्र और शुभ भी आकर अभी नील के कैबिन में ही बैठ गए थे। तो अभी थोड़ी देर बात करने के बाद शुभ बोलता है कि भैया मैं आपके बिना पूरा ऑफिस अच्छे से संभाल लिया था ना, बोलिए। सब चीज़ एकदम से परफेक्ट है, सारे प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो रुद्र बोलता है कि हाँ बिल्कुल। इस बार तो शुभ ने अपना गला साफ करते हुए कहा कि तो भैया मुझे एक लैम्बोर्गिनी दिला दो ना। तो शुभ की बात सुनकर भी नील निहाल जोर जोर से हंसने लगते हैं और मुस्कुराहट तो अब रुद्र के चेहरे पर भी आ ही गई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी हंसा नहीं था। तो शुभ अभी काफी ज्यादा हैरानी से थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोला कि आप दोनों क्यों हंस रहे हैं मुझ पर। इस पर नील ने भी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि अबे तू ई रिक्शा मांग, ई रिक्शा, 4 लोगों को बैठा कर 2 पैसे भी कमा लियो, समझा तू, उसका क्या करेगा तू। तो शुभ भी अब कहाँ ही कम था। तो शुभ ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ 2 तो आप दोनों ही हो गए ना, और बाकी बचे 2 तो जय और वीरू को भी बैठा लूंगा, पूरे 4 हो जाएंगे ना। इस पर निहाल ने भी हंसते हुए कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक रहेगा, मैं भी पैसे नहीं देने वाला, हमें तो फ्री की सर्विस देनी पड़ेगी आपको। जिस पर अभी शुभ ने भी हंसते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल, आप तो प्रताप हाउस के जमाई हो ना, आपको तो हर चीज फ्री में ही चाहिए होगी। तो निहाल भी अब हंसता हुआ शुभ के पीछे पीछे भाग रहा था और शुभ आगे आगे भाग रहा था। रुद्र और नील का तो हंसते हंसते पेट दुख गया था। वो दोनों ही साथ में बहुत ज्यादा हंस रहे थे, चारों बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे। चारों ने बहुत दिनों
दिनों के बाद ऐसे मस्ती की थी। करीब 2 घंटा मस्ती मजाक करने के बाद नील ने कहा कि चलो यार, आज अब हम सब लोग पब चलते हैं, तो चारों मिलकर अभी मस्ती करेंगे वहाँ पर। चारों ने डिसाइड किया था कि आज वो क्लब जाएंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। तभी नील का फ़ोन वाइब्रेट होता है, तो फ़ोन अभी दादाजी का था। तो दादाजी ने अभी फ़ोन पर कहा कि तुम चारों आज जल्दी से घर आ जाना, तुम्हारी दादी ने घर में पूजा रखवाई है। तो दादाजी की बात सुनकर अभी नील का तो एकदम से मुंह बन गया था और उसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। तो नील बोलता है कि दादाजी, आज हम चारों क्लब जा रहे हैं, तो दादी से कहिए कि पूजा वो किसी और दिन रख लेंगी। तो इस पर अभी दादाजी ने थोड़ा गुस्से में कहा कि आज मैं भी तुम चारों के साथ क्लब में जाऊंगा और चंद्रकला को पूजा के लिए मना कर दूंगा। तो दादाजी के मुंह से यह बात सुनकर तो नील की तो आंखें एकदम से बाहर आ गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। लेकिन दादाजी सच में आज अपने चारों बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहते थे और उन्होंने भी डिसाइड कर लिया था आज वो ज़रूर जाएंगे। उनका भी मन था कि वो अपने चारों बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते थे। तो नील ने अब इनडायरेक्टली दादाजी को मना किया था, लेकिन दादाजी उसकी बात नहीं माने और फाइनली नील को दादाजी की कही हुई बात माननी ही पड़ी। नील ने अभी फ़ोन रख दिया था और नील के माथे की बल देखकर रुद्र ने पूछा कि क्या हुआ नील, तू इतना परेशान क्यों है। इस पर नील ने कहा कि आज दादाजी भी हमारे साथ क्लब जाने के लिए कह रहे हैं। और ये सुनते ही बाकी सबकी आंखें भी बाहर आ गई थी और सब हैरानी से उसे घूर रहे थे। ये पहली बार था जब दादाजी ने ऐसी अजीब सी डिमांड की थी, वरना वो तो हमेशा से ही सबको क्लब जाने से रोकते थे, कभी किसी को जाने ही नहीं देते थे। लेकिन आज वो खुद ही उनके साथ क्लब जाना चाहते थे और आखिर में दादाजी अपने बच्चों के साथ वक्त जो बिताना चाहते थे, क्योंकि दादाजी ने कुछ सोच के ही ये फैसला किया था। एक दूसरे को हैरानी से देखने के बाद नील ने शुभ की तरफ देखकर कहा कि भाई, कोई साफ सुथरा क्लब है क्या। इस पर शुभ बोलता है कि दादाजी से कहो कि मंदिर में जाकर भजन करेंगे, उनकी उम्र नहीं है क्लब जाने की, वो क्या करेंगे हमारे साथ क्लब में, और मैं साफ सुथरा क्लब कहाँ से लेकर आऊँगा भैया। और वैसे भी सारे क्लब तो साफ सुथरे ही होते हैं, रोज फिनाइल का पोछा लगता है वहाँ पर। इस पर निहाल ने भी शुभ के सिर पर हल्का सा मारते हुए कहा कि साले, अबे साफ सुथरा मतलब होता है जहाँ पर सिर्फ ड्रिंक होती हो, लड़कियाँ ना हो, समझा तू। नील की कहने का मतलब ये है। तो शुभ अपनी कमर पर हाथ रखकर बोलता है कि आप सब तो मुझे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मेरा ही ये काम है। मैं हर रोज क्लब में ही तो पड़ा रहता हूँ, जैसे मुझे सब कुछ पता होगा कि कहाँ पर लड़कियाँ मिलेंगी और कहाँ पर नहीं, कहाँ पर सिर्फ ड्रिंक होती है। मैं किसी साफ सुथरे क्लब को नहीं जानता, मुझे क्या पता। तो नील अभी अपनी चेयर पर बैठा हुआ अपने सिर पर हाथ रखकर बोलता है कि यार, दादाजी भी ना एकदम अजीब सी ही डिमांड कर देते हैं, अब क्या करेंगे हम दोनों। अब ऐसा क्लब कहाँ से लेकर आएंगे जहाँ पर लड़कियाँ ना हो। तो चारों अभी अपना लैपटॉप लेकर बैठ गए थे और सारे क्लब को ढूंढने लगते हैं और फाइनली भी सबने मिलकर कुछ सोचा और फिर एक क्लब डिसाइड किया। इधर दूसरी तरफ वीरू, जो अभी भी वृंदा के कमरे के बाहर ही बैठा हुआ था, उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं वृंदा गुस्से में उसे छोड़कर ना चली जाए। वीरू को अब शुभ और नील ने बहुत ज्यादा समझा तो दिया था, लेकिन वीरू इस मामले में थोड़ा सा शरीफ ज्यादा ही था। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसने तो कभी भी अभी वृंदा के साथ जबरदस्ती किस तक नहीं किया था, बल्कि वृंदा ही पहल करती थी, तभी वो उसे किस करता था। वीरू बहुत देर तक अभी कमरे के बाहर ही चक्कर लगाता रहा। फिर कुछ सोचकर वो वृंदा के पास अंदर चला गया, लेकिन तब तक वृंदा सो चुकी थी। तो वीरू अब वृंदा के पास स्टूल पर बैठ गया और धीरे धीरे वीरू की भी आंख लग गई और वो भी अपना सिर वृंदा के बेड पर रखकर सो जाता है। और 1 घंटे के बाद वृंदा की आंखें धीरे धीरे खुली तो उसने अभी वीरू को अपने पास में देखा। तो वृंदा का हाथ अभी अपने आप ही वीरू के बालों को छू गया था। उसने बहुत प्यार से वीरू के बालों को सहलाया, लेकिन अगले ही पल उसे वीरू का किया हुआ बिहेवियर याद आ जाता है। तो उसकी आंखें एकदम से नम हो गई। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था वीरू की कही हुई बात याद करके। उसने जल्दी से अपना हाथ वीरू के बालों से खींच लिया कि तभी जिया वृंदा का चेकअप करने के लिए कमरे के अंदर आ गई। तो जिया को देखकर वृंदा ने कहा कि जिया दी, इसे आप कहिए कि ये यहाँ से चला जाएगा। तो जिया ने भी वृंदा को समझाते हुए कहा कि वृंदा, एक मौका तो तुम देकर देखो इसे, सच में अपने कहिए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है इसे। अगर तुम्हारा इस दुनिया में
कोई नहीं है ना, तो वीरू का भी इस दुनिया में बस एक ही भाई है, उसका भी कोई नहीं है। बाकी तो ये दोनों भी प्रताप हाउस की फैमिली को ही अपनी फैमिली समझते हैं। तुम प्लीज़ एक मौका तो देकर देखो वीरू को। तो वृंदा बोलती है कि जिया दी, मुझे अब किसी को भी माफ़ नहीं करना है। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाई भी थी, रोई भी थी, लेकिन इसने मेरे साथ रिश्ता ख़त्म करने की ही ठान ली थी। इसे मेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, और अब जब मुझ पर अटैक हुआ है तो और मैं इस हालत में पहुंच गई हूँ, तो अब इसे मुझ पर तरस आ रहा है। मेरी फिक्र हो रही है इसे। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कोई मुझ पर तरस खाए और इसी के लिए मेरे पास आए। प्लीज़ इसे कहिए कि आप यहाँ से ये चला जाएगा। तो जिया ने फिर से कहा कि वृंदा ये कल से सोया नहीं है, पूरी रात कमरे के बाहर ही बैठा रहा है और अभी भी सुबह से इसने कुछ तक नहीं खाया है, अभी भी बाहर ही बैठा था। फिर शायद अंदर आकर तुम्हारे पास बैठ गया होगा और इसकी आंखें लग गई हो। प्लीज़ तुम इसे एक मौका दो, इसकी बातों तो समझने की कोशिश करो। इसने जो भी किया है ना सो किया है, लेकिन तुम तो अपने रिश्ते को संभाल सकती हो ना। इस पर वृंदा भी थोड़ा सा गुस्से में बोलती है कि क्यों क्यों ये सब मुझे ही समझा रहे हैं, लेकिन वीरू को तो किसी ने भी समझाने की कोशिश नहीं की थी ना, जब इसने मेरे साथ सब कुछ किया था। इस पर जिया ने कहा कि वृंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसे समझाने की कोशिश नहीं की हम लोगों ने, तुम्हारे सामने ही रुद्र और नील ने इसे डांटा था और वो यहाँ से डांट कर गए हैं इसे। कल रात जय ने भी इसे थप्पड़ मारकर बहुत ज़्यादा समझाया था। अगर मैं नहीं होती तो जय तो शायद वीरू को बहुत ज़्यादा मारता। तो जिया की बात सुनकर अभी वृंदा का दिल तो पिघल रहा था, फिर भी वो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके बोलती है कि जिया दी प्लीज़ फिलहाल इसे आप कहिए कि ये यहाँ से चला जाएगा, मुझे इसकी शक्ल तक नहीं देखनी है, मैं इससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती हूँ। तो जिया ने अब थक हार कर वीरू के सिर पर अपना हाथ रखकर कहा कि वीरू वीरू उठो, जाओ यहाँ से। तो जिया के उठाने से अब वीरू उठ गया था और फिर वीरू ने अभी अलसाई से अपनी आंखें जिया को देखकर कहा कि भाभी मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ सोना है, मुझे सो जाने दीजिए ना। तो जिया भी कुछ बोलती उससे पहले ही वीरू वृंदा के बेड पर लेट गया और फिर उसने अपना एक हाथ वृंदा की कमर पर लपेट कर वहीं पर सो गया। तो वृंदा की आंखें तो एकदम से हैरानी से फैल गई थी और फिर जिया के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई थी। तो वृंदा ने अब हैरानी से जिया को देखा और फिर जिया अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोलती है कि मैंने कहा था ना कि कल रात से ये सोया नहीं है, इसे नींद आ रही होगी, इसीलिए शायद ये यहाँ पर आकर सो गया, इसीलिए गलती से वो तुम्हारे पास ही आकर लेट गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वीरू के ऐसा करने से वृंदा को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने मन को बहुत ज़्यादा मजबूत किया हुआ था कि वो कुछ भी हो जाए आज रात इंडिया को छोड़कर जरूर चली जाएगी, वीरू से कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी। वृंदा ने कई बार वीरू को जगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वीरू तो अभी घोड़े बेचकर सो रहा था, वो तो अभी वृंदा के जगाने से जग ही नहीं रहा था। ये कह सकते हैं कि वो जानबूझकर जगना ही नहीं चाहता था, वो जानबूझकर अभी वृंदा को थोड़ा परेशान करना चाहता था। करीब 3 घंटे के बाद वीरू ने अपनी आंखें खोली, तो वीरू ने अभी अपना चेहरा उठाकर देखा तो वृंदा उसे गुस्से से घूर रही थी। तो वीरू का एक हाथ अभी भी वृंदा की कमर पर ही रखा हुआ था, जिसे देखकर वीरू के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी, मगर वृंदा जो उसे अभी खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। तो वीरू बोलता है कि इतने ज्यादा गुस्से में क्यों देख रही हो मुझे तुम, पहली बार थोड़ी ना तुम्हारे कमर पर हाथ रखकर सोया हूँ मैं, जो तुम ऐसे घूर रही हो मुझे। तो वृंदा भी गुस्से में बोलती है कि लेकिन आखिरी बार जरूर रखकर सोए हो तुम, समझे, अब जल्दी से अपना हाथ उठाओ, मैं डिस्चार्ज हो गई हूँ, मुझे घर जाना है। इस पर अभी वीरू भी बेड से उठ गया था और थोड़ा सा अंगड़ाई लेते हुए बोलता है कि हाँ हाँ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो वृंदा गुस्से से बोलती है कि नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तो वीरू बोलता है कि अब तो तुम्हें मैं कहीं भी अकेले नहीं जाने दूंगा, इनफैक्ट मैं तुम्हें कहीं भी अकेले छोड़ूंगा ही नहीं, जब तक जय भैया को वो लड़के नहीं मिल जाते हैं और तब तक जब तक हम उन्हें मार नहीं लेते हैं, तब तक तो बिल्कुल भी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा मैं। तो वीरू भी फिर से थोड़ा सा वृंदा के करीब आया और उसके कान में धीरे से बोलता है कि अब तो मैं तुम्हें बाथरूम भी अकेले नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर अभी वृंदा की तो आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो गई थी और वो अपना मुंह खुला होकर उसे घूर रही थी। तो वृंदा भी गुस्से में बोलती है कि मैं आज ही इंडिया छोड़कर चली जाऊंगी, समझे तुम। तो वीरू ने कहा कि तो तुमने कसम खा ली है कि तुम इस रिश्ते को अब खत्म करना ही चाहती हो, अब इस रिश्ते को तुम आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो ना। तो इस पर अभी वृंदा ने कहा कि रिश्ता पहले तुमने ही खत्म किया था, मैंने नहीं किया था। तो वीरू भी इतना तो जानता था कि लड़कियों से बहस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम होता है, वो कभी भी वृंदा से बहस में जीत नहीं सकता है और फिर अपनी वृंदा से तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकता था। इसीलिए वीरू ने कहा कि ठीक है तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा देता हूँ मैं, फिर चलते हैं हम घर। तो वीरू ने अभी वृंदा के डिस्चार्ज पेपर बनवा दिए थे और फिर वृंदा के
पास आकर बोलता है कि चलो तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। तो वृंदा ने अभी गुस्से में वीरू को घूरते हुए देखकर कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, समझे तुम, मैं खुद ही कैब करके घर चली जाऊंगी। तो वीरू ने भी कुछ नहीं कहा और सीधा वृंदा को गोद में उठा लिया और फिर वृंदा को हॉस्पिटल से बाहर लेकर आता हुआ बोलता है कि मेरे होते हुए तुम किसी और ड्राइवर के साथ क्यों जाओगी? बोलो, जब मैं हूँ तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। मैं हूँ ना तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर, मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें तुम्हारे घर। रास्ते में अभी उन दोनों को जिया मिलती है। तो जिया ने जब दोनों को साथ में देखा तो उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी। तो वीरू ने भी जिया की तरफ आंख मार दी थी और बदले में जिया ने भी वीरू को आंख मार दी थी। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कान पास की और फिर वहां से चले गए। तो जब वीरू के नज़दीक आ गई थी तो बोलती है कि थोड़ा बहुत रोमांस अपने भाई को भी सिखा दो वीरू। इस पर वीरू ने भी हंसते हुए कहा कि मैंने तो नील सर से क्लास ले ली है, जय भैया को भी अब आप नील सर के पास ही भेज दो, वो बहुत अच्छी क्लास देंगे और उन्हें बहुत जल्द सिखा देंगे। वो उन्हें लव सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा देंगे। तो जिया भी अब आहें भरते हुए बोलती है कि मेरी किस्मत में रोमांस है ही नहीं। तो जय अभी सबसे ज़्यादा नील के पास ही रहता था, तो फिर भी रोमांस के नाम पर वो बिल्कुल जीरो था। तो वीरू और जिया भी बात कर रहे थे आपस में और वृंदा जो बीच में ही बोलती है कि जिया दी, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है और आप इसे और ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं, इसे समझाती क्यों नहीं? आप छोड़ो इससे, कहिए मुझे उतारे नीचे। इस पर जिया बोलती है कि क्योंकि ये जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, अगर तुम्हें मनाने के लिए थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती की जाए तो गलत नहीं है इसमें। मैं अभी यहीं पर कहूँगी कि तुम्हें इस रिश्ते के बारे में और ज़्यादा सोचना चाहिए वृंदा, तुम्हें इतना भी जिद नहीं करना चाहिए। वीरू बहुत अच्छा लड़का है और वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। तो जिया भी अपनी बात को बोलकर वहाँ से चली गई थी। वीरू जो भी थोड़ा सा वृंदा के चेहरे की तरफ झुक कर उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ कर बोलता है कि जिया भाभी जो कह रही है ना उसी के बारे में सोचना जरूर तुम। और फिर वीरू ने वृंदा के गाल पर छोटी सी किस करके अपनी गर्दन ऊपर कर ली। तो वीरू अभी वृंदा को लेकर घर आ गया था और लेकिन वृंदा ने अभी भी वीरू को माफ नहीं किया था। तो वृंदा अभी भी वीरू से बात नहीं कर रही थी, वो अभी भी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। तो वीरू ने भी वृंदा को बेड पर बैठाया और फिर उसकी स्लीपर्स को उतार दिया। तो वीरू भी बड़े ही प्यार से वृंदा के पास आकर बैठकर बोलता है कि अब बताओ तुम क्या खाओगी, क्या बनाकर लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? तो वृंदा भी हल्के गुस्से में बोलती है कि प्लेन में फूड सर्विस है, मैं वहीं पर खा लूँगी, समझे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझे छोड़ दिया है ना, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं अपने काम खुद ही कर लूँगी। इस पर वीरू ने कहा कि ठीक है, तुम जाना चाहती हो ना तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन ये 4 घंटे तुम्हारे साथ चाहता हूँ मैं। वृंदा गुस्से में बोलती है कि वीरू, तुम्हें लगता है कि तुम इन 4 घंटों में मुझे मना लोगे क्या? इस पर वीरू ने भी फुल कॉन्फिडेंट के साथ कहा कि हाँ वृंदा, मुझे लगता है कि इन 4 घंटों में मैं तुम्हें मना लूँगा और तुम मुझे माफ़ कर दोगी और हमारा रिश्ता पहले जैसा हो सकता है और तुम मुझे छोड़कर भी नहीं जाओगी। तो वृंदा ने अपना चेहरा भी दूसरी तरफ फेर लिया था। तो वीरू के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान आ गई थी। वीरू ने अपने हाथ से भी वृंदा का चेहरा अपनी तरफ को घुमाकर कहा कि अब बताओ तो तुम क्या खाओगी, क्या बनाकर लाऊं मैं तुम्हें, जो भी पसंद हो तुम मुझे बता सकती हो। तो वृंदा भी गुस्से में बोलती है कि कुछ नहीं खाना है मुझे, और अगर तुम मुझे ज़्यादा परेशान करोगे ना तो मैं तुम्हें अभी अभी अपने घर से निकाल दूंगी, समझे तुम। तो वीरू ने अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें 4 घंटे बाद एयरपोर्ट पर छोड़ दूंगा, तब तो तुम अपने साथ वक्त बिताने दोगी ना मुझे। तो वृंदा ने अभी कोई भी जवाब नहीं दिया था वीरू को। तो वीरू अभी वृंदा के पास उठकर सीधा किचन में चला गया था और करीब 1 घंटे के बाद वृंदा के लिए उसने दाल चावल बनाकर लेकर आया था। तो दाल चावल देकर अभी वृंदा का मुंह एकदम से बन गया था, क्योंकि उसे अभी कुछ भी नहीं खाना था, लेकिन अंदर ही अंदर वृंदा के मुंह में पानी ज़रूर आ गया था, मगर वो वीरू को नहीं दिखाना चाहती थी। तो वीरू ने भी बहुत दिनों के बाद वृंदा के लिए ऐसे दाल चावल बनाए थे। तो वीरू ने अभी वृंदा को खाना सर्व करते हुए कहा कि लो वृंदा, खा लो, अमेरिका में ये सब कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें और मेरे हाथों का तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इसीलिए जल्दी से अब इसे तुम खा लो, नहीं तो बहुत पछताओगी। तो वृंदा ने भी थोड़े से भाप खाए, लेकिन वीरू के थोड़ा सा फोर्स करने पर वो दाल चावल खाने लगती है। तो वृंदा ने भी थोड़ा सा नहीं, बहुत सारे दाल चावल खाए था। तो वृंदा भी सच में दाल चावल मिस कर रही थी वीरू के हाथों का। तो वीरू भी अब वृंदा के पास
पास में ही बैठ गया था और वो भी वृंदा के साथ उसी की प्लेट में से दाल चावल खाने लगता है। तो वीरू ने अभी नोटिस किया था कि चावल का एक दाना वृंदा के होंठों पर लगा हुआ है। तो वीरू ने अभी 1 सेकंड भी नहीं लगाया और वृंदा के होंठों को चूम लिया। वृंदा जो अभी गुस्से से वीरू के सीने पर अपने हाथ मारने लगती है, उसे अपने आप से दूर करने लगती है, लेकिन वीरू कहाँ मानने वाले था। वीरू 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका, उसने वृंदा को अच्छे से किस किया। तो वृंदा भी वीरू को खुद से दूर कर रही थी, लेकिन वीरू तो अभी वृंदा के होंठों में खोजा हुआ था और उसे डीप किस करने में लगा हुआ था। और कुछ सेकंड के बाद वीरू अभी वृंदा से थोड़ा सा दूर हुआ तो वृंदा अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में वीरू को घूर रही थी। तो वीरू ने अभी आंख मारकर कहा कि वो मुझे नील सर ने कहा था कि जब लड़की प्यार से नहीं मानती है तो हल्की फुल्की ज़बरदस्ती से वो मान जाती है, इसीलिए मैंने तुमसे बिना पूछे ही तुम्हें किस कर लिया। इस पर अभी वृंदा ने थोड़ी सी अपनी आंखें छोटी करके वीरू को घूरते हुए कहा कि बहुत बात मानते हो तुम नील सर की ना, है ना, तो तुम किस भी कर लोगे किसी को उनकी बात मानकर। तो वीरू बोलता है कि कितना ताने मारोगी यार तुम, माफ़ी मांग तो चुका हूँ ना तुमसे। तो वृंदा भी मुंह बनाकर बोलती है कि यही माफ़ी कल रात मैं मांग रही थी ना तुमसे, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी ना, तब तो तुमने कसम खा ली थी कि तुम मुझे छोड़कर ही रहोगे, मुझे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखोगे। तो वीरू भी बोलता है कि वृंदा प्लीज़ तुम अब पुरानी बातों को भूल नहीं सकती क्या, इस रिश्ते को अब एक मौका नहीं दे सकती हो क्या। तो वृंदा ने अभी खाने की प्लेट को सरकाते हुए कहा कि मेरा हो गया है, तुम्हें खाना है तो तुम जाकर खा सकते हो। तो वृंदा भी बेड से उतरने लगती है। तो वीरू ने उसका हाथ पकड़कर पूछा कि वृंदा कहाँ जा रही हो तुम, तो थोड़ा तो रेस्ट कर लो ना, फिर तो तुम्हें जाना ही है। नहीं, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही हूँ। तो वीरू बोलता है कि वृंदा ऐसा क्यों कर रही हो तुम रुक जाओ ना प्लीज़, प्लीज़ रुक जाओ वृंदा, मैं कभी भी अब तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा। तो वृंदा ने पलटकर वीरू को देखा और फिर अपनी नम आंखों से बोली कि इस वक्त तुम जो फील कर रहे हो ना, कल रात मैं भी यही फील कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर। तुम्हें महसूस हो रहा है ना कि जैसे तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो गई है ना, मुझे भी उसी वक्त ऐसा ही महसूस हो रहा था। जैसा तुम्हें बुरा लग रहा है ना इस वक्त, उसी वक्त मुझे भी लग रहा था। तुम्हारी ज़िंदगी में तो फिर भी तुम्हारा भाई है जो तुम्हें प्यार करता है, मेरी ज़िंदगी का क्या, मेरी ज़िंदगी में तो वो भी नहीं है। तुम्हारे साथ ही मैंने अपने सारे रिश्ते जोड़ लिए थे और तुमने क्या किया, तुमने जो ज़रा सी बात पर हमारा ब्रेकअप करने की बात कर ली थी। बोलो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये रिश्ता खुशी से छोड़कर जा रही हूँ तुम्हारे साथ। जितनी तकलीफ़ तुम्हें हो रही है ना, उतनी ही तकलीफ़ मुझे भी हो रही है, मैं भी झेल रही हूँ उतनी ही तकलीफ़, लेकिन फिर भी तुमसे दूर जाना चाहती हूँ मैं, ताकि तुम्हें समझ में आए कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वही इंसान हमसे दूर हो जाता है ना, तो कैसा लगता है, कैसा फील होता है हमें। इधर दूसरी तरफ चारों भाई जो प्रताप हाउस के लिए निकल गए थे, जब वो चारों ही प्रताप हाउस पहुंचे तो उनकी आंखें खोली की खोली रह गई। दादाजी ने तो आज जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। दादाजी को देखकर सबसे पहले नील की आंखें बाहर आ गई थी। वो तो अपना मुंह खोले बस दादाजी को घूर रहा था, उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं था। फिर रुद्र की, फिर निहाल की और फिर शुभ की आंखों के साथ साथ मुंह भी बाहर की तरफ आ गया था खुल के। तो नील ने अभी दादी की तरफ देखा जो सोफे पर अपने सिर पर हाथ रखकर थोड़ा सा उदासी से बैठी हुई थी। तो नील अभी सीधा दादी के पास जाकर उनके कान में बोलता है कि चंद्रकला, दादाजी के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं आ गया क्या, वो ऐसे इतना ज़्यादा कैसे बदल सकते हैं, ये आज ऐसे तैयार क्यों हुए हैं। तो चंद्रकला, मैं तो कहता हूँ कि झंडा वंडा लगवा लो तुम भी, ऐसा ना हो कि किसी चुड़ैल का साया उनके सिर पर आ गया हो। तो चंद्रकला जो बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलती है कि नील, आज तो तुम्हारा दादाजी को जवानी छा रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें हो क्या गया है। ये कह रहे हैं कि तुम सबके साथ क्लब में जाएंगे, वहाँ पर एंजॉय करेंगे, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। क्लब में कहीं नचते कूदते गिर गए तो बुढ़ापे में हड्डी टूट जाएगी तो जुड़ेगी भी नहीं। सुबह से समझा समझा कर थक गई हूँ मैं, लेकिन एक ही बात की रट लगाए हुए है कि आज अपने बच्चों के साथ क्लब में एक पैग पीकर ही आऊँगा।
तो रुद्र भी अब दादाजी के पास धीरे धीरे आ गया था और फिर उनके माथे को छूकर थोड़ा हैरानी से बोलता है कि दादाजी आपकी तबीयत तो ठीक है ना बिल्कुल? तो डॉक्टर के पास चलें क्या आपको लेकर? पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा है आप पर? तो इस पर अभी निहाल बोलता है कि रुद्र पैरों में नहीं, मुझे लग रहा है कि दादाजी के सिर में दर्द जरूर हो रहा है। तो शुभ तो अभी कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था, उसे तो बहुत बड़ा शॉक लगा था। वो तो अभी भी आंखें फाड़े बस दादाजी को ही घूर रहा था। दादाजी ने एक ब्लैक कलर के शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी और फिर सच में दादाजी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे और बहुत ज़्यादा जवान लग रहे थे। नव्या, अवनी, किट्टू, दिशा भी अब दादी के पास आकर बैठ गई थी और अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, मगर उनसे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो दादाजी का यह रूप देखकर अभी चारों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं था और चारों को थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही थी। और फाइनली फिर दादाजी ने अपना गला थोड़ा सा साफ करते हुए कहा कि अगर मेरा देखना हो गया हो तुम चारों का तो चलो क्लब। फिर दादाजी ने अभी नील की तरफ देखकर कहा कि नील, मैंने क्या कहा है तुझसे कि आज मैं भी तुम सबके साथ क्लब चलूंगा? तो जाओ ना, अपना ये सूट बूट बदल कर आओ तुम सब भी। जल्दी से हमें क्लब के लिए निकलना है, नहीं तो देर हो जाएगी। फिर हम पांचों मिलकर जल्दी से क्लब चलेंगे। जाओ जल्दी से अपने सूट बूट बदल के आओ, आज मैं भी क्लब में बहुत मजे करूंगा तुम सबके साथ। इस पर शुभ बोलता है कि दादाजी, दादी सही कह रही हैं, इस उम्र में भी अगर आपकी हड्डी पसली टूट गई ना तो जुड़ेगी नहीं। फिर मत कहिएगा, आप तो मंदिर में घंटे बजाने के लायक भी नहीं बचेंगे। तो दादाजी अभी थोड़ा सा अकड़ते हुए बोलते हैं कि मैंने कह दिया है ना, आज मैं तुम सबके साथ क्लब चलूंगा तो बस मैं तुम सबके साथ क्लब चलूंगा। मैं किसी की भी बात नहीं मानने वाला हूँ, अब मुझे कोई भी नहीं मना करेगा। क्यों रुद्र? तो दादाजी की इस रूप को देखकर रुद्र भी अब थोड़ा थोड़ा समझ रहा था कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि उनका सारा परिवार अभी फिर से एक हो गया है और शायद वो इसी खुशी को उन चारों भाइयों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो रुद्र भी अब काफ़ी ज़्यादा हैरानी से दादाजी को देख रहा था और अपने हाथ को सिर पर मार लिया था। तो रुद्र ने भी दादाजी का कॉलर ठीक करते हुए कहा कि हाँ दादाजी, हम बिल्कुल, हम आपको क्लब लेकर जरूर चलेंगे। आखिर अभी आप बूढ़े ही कहाँ हुए हो, अभी तो आप जवान ही हो, हम सबसे भी ज़्यादा जवान। तो रुद्र ने भी फिर नील की तरफ देखकर आंख मार दी। तो नील ने भी कहा कि हाँ हाँ दादाजी, चलिए ना, आज घर के सारे मर्द मिलकर मुजरा देखने चलेंगे, जैसे पहले राजा महाराजा देखते थे। क्यों दादाजी, मजा आएगा ना? इस पर अभी दादी जी हल्के गुस्से में बोलती हैं कि नील, बता रही हूँ तुझे, अगर तेरे दादाजी को कुछ भी हुआ ना तो तुम सबको घर में नहीं घुसने दूंगी, मार मार कर हड्डी पसली तोड़ दूंगी। संजय के पिताजी को आराम से लेकर जाना और आराम से ही लेकर आना, समझ गए ना तुम चारों? और हाँ, उस मुजरे वाली के साथ डांस बिल्कुल भी मत करने देना, कहीं वो फिसल गए तो और अपना कूलर तुड़वा लिया तो क्या करेंगे हम सब लोग? तो इस पर अभी नील ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि अरे मेरी प्यारी सी चंद्रकला, आप बेफिक्र रहो, हम ऐसे क्लब लेकर नहीं जाएंगे जहां पर मुजरे वाली हो। रुद्र ने फिर दादाजी को देखकर कहा कि दादाजी, आप यहीं पर बैठिए, हम सब जल्दी से चेंज करके आते हैं, फिर हम चारों मिलकर आपको लेकर चलेंगे क्लब। चारों भाई अब जल्दी से अपने कमरे में गए और फिर दादाजी की तरह ब्लैक कलर की टी शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनकर जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से बाहर आने लगे। तो नील जाकर अभी दादाजी के पास खड़ा हो गया था और फिर चंद्रकला जी को देखकर बोलता है कि चंद्रकला, कौन ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, मैं या फिर दादाजी? इस पर दादी थोड़ा सा इतराते हुए बोलती हैं कि दोनों ही बिल्कुल फूड डिलीवरी बॉय लग रहे हो। तुम सब पागल हो गए हो क्या? क्या तुम सबका दिमाग बेकार हो गया है क्या? तुम सब ने एक जैसी ही ड्रेस क्यों पहन रखी है? कोई कहीं पे स्कूल चल रहा है क्या जहाँ पर तुम सब जा रहे हो? कोई बाहर वाला देखेगा तो कहेगा कि किसी कंपनी की मजदूर की छुट्टी हुई है। और ये सुनते ही दिशा, किट्टू, अवनी, नव्या अभी जोर जोर से हंसने लगती हैं। तो चारों की हंसी अभी रुक नहीं रही थी, वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से हंस रही थी। तो दादी ने अभी फिर से दिग्विजय सिंह जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि और इन्हें देखकर कोई ये कहेगा कि ये इन मजदूरों के लीडर हैं। तो दादी के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर अभी नील भी एकदम से चुप हो गया था और शुभ ने भी मन ही मन खुद से कहा कि अच्छा हुआ,
मैंने दादी से नहीं पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, नहीं तो दादी तो मेरा पता नहीं कौन सा है रूप बना देती, तो वरना दादी मेरी बेइज्जती तो करती ही करती, साथ में एक दो चांटे भी मेरे मुंह पर जड़ ही देती। मैं तो बच गया, अच्छा ही हुआ मैंने ये सवाल नहीं किया दादी से। तो दादी ने भी फिर सबको देखकर कहा कि तुम सबको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी प्रताप हाउस से निकल जाओ सबके सब, और हाँ टाइम से घर आ जाना, वरना कोई भी घर के अंदर घुस नहीं पाएगा। तो दादी ने अभी फिर रुद्र को देखकर थोड़ा सा गुस्से में कहा कि और हाँ रुद्र, संजय के पिताजी को आराम से लेकर जाना, इनके घुटनों में अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इस पर शुभ ने भी दादी की तरफ देखकर कहा कि दादी, संजय के पिताजी की इतनी ही फिक्र हो रही है तो तुम भी साथ में चलो ना हमारे। तो दादी अभी शुभ को थप्पड़ मारती उससे पहले ही शुभ वहां से भाग जाता है। तो चारों भाई अभी दादाजी को लेकर प्रताप हाउस से बाहर आ गए थे और फिर गाड़ी में बैठकर सीधा क्लब के लिए निकल चुके थे। इधर दूसरी तरफ वीरू के इतना समझाने पर भी वृंदा भी टस से मस नहीं हुई थी। वो तो उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं थी। उसने उसकी कोई भी बात नहीं मानी और अपना सारा सामान पैक कर लिया। उसने इंडिया छोड़ने का पूरा डिसीजन बना लिया था, वो अपना डिसीजन बदला ही नहीं था। थक हार कर वीरू ने हार मान ली थी। तो वीरू ने अभी वृंदा का सारा सामान गाड़ी में रखा और फिर वृंदा को संभालते हुए गाड़ी में लाकर बैठा दिया। तो वीरू ने अभी गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। वीरू का मूड अब बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। वीरू ने अब वृंदा को मनाने की कोशिश भी नहीं करी थी, क्योंकि वीरू अभी बहुत देर से उसे मना रहा था, मगर वीरू की बात कोई भी समझ में नहीं आ रही थी वृंदा को। वृंदा भी कंटिन्यू अभी खिड़की के बाहर ही देखती रही और 1 घंटा ड्राइव करने के बाद वीरू ने गाड़ी अभी एयरपोर्ट पर लाकर रोक दी थी। तो वीरू अभी बहुत ही उदास मन के साथ, उसे सच में बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा भी था। वो चाहता था कि वृंदा उसे छोड़कर कभी भी ना जाए, लेकिन वृंदा उसके बात को नहीं मान रही थी और ना ही वो यहाँ रुकने के लिए तैयार थी। वृंदा गाड़ी से उतरती तो वीरू ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो वीरू के हाथ पकड़ने पर वृंदा बोलती है कि वीरू, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज़, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ, मैं आज जा रही हूँ इंडिया छोड़कर। तो वीरू ने अभी अगले ही पल अपने होंठ वृंदा के होंठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। वृंदा ने भी अब वीरू को खुद से दूर नहीं किया था और एक डीप किस करने के बाद वीरू ने अपना माथा वृंदा के माथे पर लगाकर कहा कि मैं आखिरी बार तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ वृंदा, प्लीज़ मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे ब्रेकअप करके, प्लीज़ एक आखिरी मौका मुझे दे दो। तो वृंदा की आंखों से अब एक आंसू भी गिर गया था। तो वृंदा धीरे से बोलती है कि वीरू, मैं नहीं रुकूंगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। और कुछ मिनट तक वीरू वृंदा की सांसों को महसूस करता रहा और फिर वृंदा से दूर होकर गाड़ी से उतर गया। तो वीरू ने अभी वृंदा का सामान डिक्की से निकाला और तब तक वृंदा भी गाड़ी से उतर गई थी। तो वृंदा ने अपना सारा सामान वीरू से लिया और फिर एयरपोर्ट के अंदर चली गई। तो वीरू भी अभी वृंदा के पीछे पीछे चला गया था। वीरू वृंदा दोनों ही एयरपोर्ट के अंदर आकर खड़े हो गए थे। वीरू को देखते हुए वृंदा धीरे से बोलती है कि वीरू, अब तुम जाओ, थोड़ी देर में ही मेरी फ्लाइट अनाउंस हो जाएगी और फिर मैं तभी वहां से चली जाऊंगी। तभी वृंदा की फ्लाइट भी अनाउंस हो गई थी। तो वीरू अभी वहां से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो अपनी आंखों के सामने अपनी वृंदा को जाते हुए भी नहीं देख सकता था, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी एयरपोर्ट से बाहर आ गया था। वीरू अभी एयरपोर्ट से बाहर आकर सीधा पार्किंग एरिया में आ गया था। वीरू अपनी गाड़ी के पास आकर खड़ा हुआ था और गुस्से में अपनी गाड़ी के बोनेट पर अपने पंच मारे जा रहा था। इतनी तेज वो अपने पंच को मार रहा था कि उसकी पंच की आवाज़ भी, साउंड भी क्रिएट हो रही थी। तो आसपास के लोग भी अब वीरू को देख रहे थे, लेकिन वीरू को तो अभी किसी की बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो अभी भी बस अपनी गाड़ी के बोनेट पर पंच मारे जा रहा था, जैसे वो अपना सारा का सारा गुस्सा भी गाड़ी पर ही निकाल देगा। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने किए पर। उसे लग रहा था कि शायद आज उसी की गलती की वजह से उसकी वृंदा उसे छोड़कर हमेशा के लिए इंडिया से चली गई है। और ये सच भी था कि आखिर वृंदा छोड़कर भी तो वीरू की ही वजह से उसे जा रही थी। तो वृंदा तो ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन वीरू के एटीट्यूड ने ही इस रिश्ते को तोड़कर रख दिया था। उसके घमंड ने ही उस रिश्ते को खत्म
ख़त्म कर दिया था और उसका पछतावा अब वीरू को भी हो रहा था। वीरू अभी भी पंच मारे जा रहा था और तभी किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। वीरू ने पलट कर देखा। वीरू अभी ठीक से उसे देख पाता कि उससे पहले ही एक चांटा वीरू के गाल पर आकर पड़ा। तो वीरू की तो आंखें हैरानी से फैल गई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आखिर किसने मारा है चांटा वीरू के गाल पर? क्या वो रुद्र है या फिर हो सकती है वृंदा? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। क्या वृंदा हमेशा के लिए वीरू को छोड़कर चली जाएगी इंडिया से, या फिर होने वाला है कोई नया ट्विस्ट? तो दोस्तों, आखिर दादाजी क्लब में जाकर कौन सा ड्रामा करने वाले हैं, ये कल के भाग में देखने को मिलेगा। कल का भाग बहुत ही ज़्यादा इमेजिंग होगा, तो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।